गर्ल्स, आज मैं आपको कराऊंगी गांधी जी के आर्थिक विचार। तो गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उनको हम गांधीवादी अर्थशास्त्र का नाम भी दे सकते हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि गांधी जी अपने आर्थिक विचारों को मानवीय अर्थशास्त्र भी कहना पसंद करते थे। तो सर्वप्रथम तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र पर नीति शास्त्र की प्रधानता गांधी के आर्थिक विचारों में हमें देखने को मिलती है। उनका मत है कि अर्थशास्त्र का निर्माण व्यक्ति एवं समाज के हित के लिए ही हुआ है और इसलिए अर्थशास्त्र पर नीति शास्त्र का नियंत्रण रहना ही चाहिए और अर्थशास्त्र को भी नीति शास्त्र द्वारा ही निर्धारित मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। गांधी का कथन था कि मैं अर्थविद्या और नीति विद्या में कोई भेद नहीं करता। तो इस तरीके से सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय की हिमायत करता है और इसी में सबकी भलाई है और जिसमें कमज़ोर भी शामिल हो और सभी को समान समझा जाए। ठीक है। तो दूसरी जो उनकी मान्यता आर्थिक विचारों की है वह है आर्थिक समानता संबंधी विचार। उनके ख्याल में हिंदुस्तान की और सारे संसार की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिना खाने और बिना कपड़े के कोई भी न रहने पाए, अर्थात सभी की जो आवश्यकताएं हैं यानी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की बात गांधी ने कही है। और उल्लेखनीय बात यह है कि गांधी ने आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए साम्यवादियों के हिंसक साधनों की निंदा की है और इनके स्थान पर नैतिक व अहिंसक साधनों के अपनाने पर बल दिया है। फिर गांधी की जो आर्थिक न्याय का जो सिद्धांत है वह बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के नैतिक दायित्व को निभाए, यानी ये सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति बिना रोटी कपड़ा मकान के न रहे। और किसी समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि सभी व्यक्ति वितरण के जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं उनके अनुसार अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करें। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि कुछ नैतिक कर्तव्य और दायित्वों का पालन हम सभी को करना चाहिए, यानी समाज के सभी लोगों को करना चाहिए। वे क्या हैं? पहला है व्यक्ति को केवल शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी जीविका का अर्जन करना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित रखना चाहिए। और तीसरा है कि व्यक्ति को अस्तेय व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात उसे आवश्यक वस्तुओं का उपभोग तो करना चाहिए लेकिन संग्रह नहीं करना चाहिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि व्यक्ति को अपरिग्रह व्रत का पालन करना चाहिए, यानी उसे अपनी दैनिक आवश्यकता की जो पूर्ति है उसके बाद बची हुई वस्तु को त्याग देना चाहिए, यानी संग्रह किसी भी रूप में अनुचित है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो उनके आर्थिक विचारों की है वह है यंत्रीकरण पर यानी मशीनीकरण पर उनके क्या विचार हैं। गांधी के अनुसार मशीनीकरण के प्रमुख दोष हैं। पहला तो है मशीनों ने मानव श्रम का स्थान ले लिया है। दूसरा है मानव अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए मशीनों पर निर्भर हो गया है। और तीसरी बात है मशीनों ने ऐसी जीवन पद्धति को जन्म दिया है जो मानव की वैयक्तिकता का अंत कर रही है। तो इसीलिए उसकी सामुदायिक भावना को वो नष्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मशीनीकरण के विरुद्ध अपने बात कही। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मानव पर मशीनों की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकारा जाए, यानी मानव स्वावलंबी बने यह वो चाहते थे और वो मशीनों पर निर्भर भी न रहे। फिर मशीनों का प्रयोग मानव श्रम तथा पशु श्रम के अनुपूरक व सहयोगी रूप में किया जाए, उनके विकल्प के रूप में नहीं। तीसरा विचार उनका था सार्वजनिक हित की पूर्ति करने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाना उचित है, जैसे बस है, रेल है, हवाई जहाज़ इत्यादि।
चौथी बात उन्होंने कही, मानव के कष्टकारी कार्यों के बोझ को कम करने वाली मशीनों के प्रयोग को उचित माना जाना चाहिए और दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर छोटी मशीनों के उपयोग को भी उचित माना जाना चाहिए, जैसे घड़ी, बिजली का पंखा इत्यादि। और सार्वजनिक हित की वृद्धि के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाए उन्हें सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन ही रखा जाए, यानी इन मशीनों का निजी स्वामित्व के अधीन रखा जाएगा तो सार्वजनिक सेवा के स्थान पर धन कमाने का साधन ये बन जाएंगी। फिर औद्योगिकरण पर गांधी के क्या विचार थे? तो उद्योगों का प्रमुख लक्षण जो है उन्होंने बताए हैं उद्योगों के, वो क्या थे कि जो बड़े उद्योग हैं उनकी स्थापना विशाल पूंजी द्वारा होती है। फिर इन उद्योगों का संचालन वृहत मशीनों एवं जटिल तकनीक द्वारा होता है और उद्योग विशाल मात्रा में उत्पादन करने में समर्थ होते हैं और इन उद्योगों में मानव श्रम के स्थान पर यंत्रों के इस्तेमाल की अमर्यादित व अनियंत्रित प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये उनके विचार औद्योगिकरण के संबंध में थे, लेकिन उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध जो है वो किस बिना पर किया, यानी क्या दोष उन्होंने पाए इसके अंतर्गत? पहला था, राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिकरण के कारण आर्थिक असमानता, अन्याय और शोषण पर जो आधारित अर्थव्यवस्था है उसकी स्थापना होती है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मशीनीकरण हो। फिर दूसरी बात, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शोषण में भी वृद्धि होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, औद्योगिकरण के कारण राजनीतिक सत्ता पर धनिक वर्ग का नियंत्रण हो जाता है और एक ऊंच नीच वाला समाज बन जाता है। ये सब दोष और कमियां पाई जाती हैं जो मशीनीकरण की प्रणाली में शामिल हैं, क्योंकि औद्योगिकरण का एक मूल आधार मशीनों का अमानवीय एवं असीमित प्रयोग है। तो गांधी जी ने औद्योगिकरण के संबंध में ये विचार अपने रखे। तो अब हम आते हैं जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जो है उसका समर्थन उन्होंने किस प्रकार किया आर्थिक रूप में। अहिंसक अर्थव्यवस्था से उनका तात्पर्य था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके संचालन के प्रेरक तत्व मानवीय सहयोग एवं सद्भाव हों, न कि संघर्ष और प्रतियोगिता। तो इस तरीके से उन्होंने अहिंसक अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि एक स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात उन्होंने कुटीर एवं ग्रामोद्योग वाली अर्थव्यवस्था जो है उसकी स्थापना पर बल दिया गांव में, और ये कहा कि बेसिकली कुटीर उद्योग हमें स्थापित करने चाहिए। फिर प्रमुख लक्षण और विशेषताएं क्या थी गांधी की अर्थव्यवस्था की? पहली तो थी उत्पादन एवं वितरण का आधार जन सहयोग होना चाहिए। दूसरी, आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर ग्राम समाज होना चाहिए। तीसरी, अर्थव्यवस्था में मूलतः मानव श्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और चौथी, सभी केवल आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति मात्र से संतुष्ट होंगे, यानी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा जो उनके पास है वो उसका संग्रह नहीं करेंगे। और निजी संपत्ति का इस्तेमाल न्यास की भावना के साथ किया जाएगा, यानी जो संपत्ति है वो सामूहिक है, समाज की है, केवल एक व्यक्ति की नहीं। आर्थिक क्षेत्र में गांधी ने स्वदेशी की धारणा का समर्थन किया और इसके अंतर्गत उन्होंने इसलिए बल दिया कि आर्थिक क्रियाओं का मूल आधार स्थानीय क्षेत्र को माना जाए और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इन आर्थिक क्रियाओं का विस्तार जिला, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किया जाना चाहिए। तो क्या प्रमुख विशेषताएं थीं गांधी की स्वदेशी की अवधारणा की? पहली तो थी स्वदेशी के धर्म की मदद से किसी देश की जनता अपने यहाँ आर्थिक क्षेत्रों में समानता
न्याय, स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। दूसरी प्रमुख बात, स्वदेशी का सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन और वितरण की शक्तियों के बीच स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करता है। और तीसरी प्रमुख बात, स्वदेशी का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों में सर्वाधिक महत्व स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था को देता है। तो इस प्रकार विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की स्थापना पर बल दिया उन्होंने। और फिर रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत उन्होंने दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्नों में आ सकता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने यह कहा कि यह एक प्राकृतिक व ईश्वरीय नियम है, यानी रोटी के लिए हर एक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए और शरीर को झुकाना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर का कानून भी है। दूसरी प्रमुख बात, यह बुद्धि सम्मत नियम है, यानी शारीरिक श्रम करना। और क्योंकि रोटी के लिए शारीरिक श्रम का नियम बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरता है, और इसीलिए उन्होंने बुद्धि में हमें इसी चीज़ की ओर ले जाती है, यानी शारीरिक श्रम की ओर, तो इसीलिए उन्होंने बुद्धि सम्मत नियम इसको माना है। रोटी के प्रसंग में शारीरिक श्रम तथा बौद्धिक श्रम पर उनके क्या विचार थे? उनका ये विचार था कि भूख एक शारीरिक आवश्यकता है और इसकी पूर्ति के लिए रोटी की प्राप्ति शारीरिक श्रम द्वारा ही की जानी चाहिए, बौद्धिक श्रम द्वारा नहीं। क्योंकि उनका मत था कि क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रम से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं? नहीं, शरीर की आवश्यकताएं शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। फिर रोटी के लिए शारीरिक श्रम का बहुआयामी महत्व है, ऐसा उनका मानना था। क्यों? क्योंकि शारीरिक श्रम के धर्म का पालन करने से समाज की रचना में एक शांत क्रांति हो जाएगी और मनुष्य की विजय इसमें होगी कि वह जीवन संग्राम के बजाय परस्पर सेवा के संग्राम को तवज्जो दे। तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होगी यदि शारीरिक श्रम करेगा मनुष्य, तो खेती की उपज बढ़ेगी, अन्न की कमी नहीं रहेगी और बुद्धि व श्रम में सहयोग स्थापित होगा एवं आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिसके परिणाम राजनीतिक क्षेत्र में भी सत्ता के विकेंद्रीकरण को मजबूती प्रदान करेंगे। और भारतीयों के लिए इन्होंने इसे अनुकरणीय नियम बताया है, क्योंकि उनका मत है कि भारतीय इसका पालन करके अपना आर्थिक और नैतिक उत्थान करने में समर्थ हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वह कुदिन ही होगा जिस दिन अभागे देश में परिश्रम को लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे, यानी आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, ऐसा उनका मानना था। और सभी इस नियम का पालन स्वेच्छा से ही करें, ऐसा भी गांधी चाहते थे। तो रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत मात्र रोटी या अन्य वस्तुओं की सहज उपलब्धता का एक भौतिकवादी आर्थिक सिद्धांत नहीं था, अपितु अपने प्रभाव की दृष्टि से नैतिक और जीवन रक्षक सिद्धांत था। तो ऑल फॉर टुडे, और फिर हम आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यासिता का सिद्धांत उनका कराऊंगी, विच इज़ अगेन वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और न्यासिता के बाद मैं आपको उनके सामाजिक विचार भी कराऊंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे गर्ल्स।